बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज कैसे हो? सब बढ़िया। तो अपन देख रहे थे अपन प्रोटीन देख ली, अमाइनो एसिड देख लिया, प्रोटीन का विकृतीकरण देख लिया है, प्रोटीन में जो अपने पास में है कौन सी प्रोटीन की विविधता के आधार पर प्रकार देख लिए, संरचनात्मक प्रोटीन देख ली, ठीक है, परिवहन प्रोटीन देख ली, एक अपने पास में देखी प्रतिरक्षा प्रोटीन देखी, और पेशीय संकुचन प्रोटीन अपन ने देख चुके हैं। यानी प्रोटीन अपना कंप्लीट हो गया। और आज अपन देखते हैं वो देखेंगे एंजाइम। एंजाइम का आज पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे भाई। पूरा तो नहीं होगा लेकिन एंजाइम के बारे में आज स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट 2 क्लासों में हो जाएगा, ये एंजाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम के बारे में आज पढ़ेंगे। एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक है, लेकिन ध्यान रखना सभी एंजाइम क्या है, एक एंजाइम के बारे में कथन है। कथन क्या है कि सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। लेकिन सभी प्रोटीन क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है। एंजाइम नहीं है। ये कथन अपने पास में है कौन सा, कि सभी एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन। 2 अपवाद छोड़ दो, अपन अपवाद छोड़े तो कौन से हैं? जो अपवाद कौन सा है? राइबोजाइम है और एक है टीलोमरेज एंजाइम। इन 2 को छोड़ देते हैं ना, तो सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है, सभी प्रोटीन है, वो एंजाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में क्या है, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं प्रोटीन, और कुछ हार्मोन जो प्रोटीन वाले होते हैं वो होते हैं एक तो इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन, ठीक है। ये ध्यान रखना। एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं एंजाइम। तो अब अपन देखते हैं एंजाइम की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। इतिहास क्या है? तो एंजाइम की खोज किसने की थी? एंजाइम खोजा किसने था? एंजाइम को खोजने वाला था, वो था एडवर्ड बुनकर। कौन था? एडवर्ड बुनकर था। एडवर्ड बुनकर ने किस में खोजा था? इसने यीस्ट जो है, यीस्ट में इसने खोजा था। किसको? एंजाइम को। सर्वप्रथम एंजाइम को खोजने का जो श्रेय जाता है एडवर्ड बुनकर को जाता है। और किस में खोजा था? यीस्ट में खोजा था। कौन सा एंजाइम था? वो एंजाइम था जाइमेज एंजाइम, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। एंजाइम कौन सा था? जाइमेज एंजाइम था। और एंजाइम नाम किसने दिया? वो दिया था कुहेन ने। किसने? कुहेन ने क्या किया? एंजाइम नाम दिया, ठीक है। और अब एक जो साइंटिस्ट आता है वो है सुमनर। कौन था? सुमनर जो साइंटिस्ट है, सुमनर ने क्या किया? जो यूरिएज एंजाइम है अपना, यूरिएज एंजाइम का क्या किया? यूरिएज एंजाइम का क्या किया? क्रिस्टलीकरण किया था एंजाइम का। क्रिस्टलीकरण किया किसका? यूरिएज एंजाइम का। किसने किया? सुमनर ने किया। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में देखो, वैज्ञानिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वैज्ञानिक ज़्यादा याद करना है, देखो नीट में तो आते नहीं है वैज्ञानिक के इतने, लेकिन अगर जो आने वाले हैं इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और अगर तैयार करना है वैज्ञानिक की लिस्ट काफ़ी है तो एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हो। और जो आने वाले हैं तो वो तो मैं लिखा ही रहा हूँ। जैसे एडवर्ड बुनकर ने यीस्ट इमेज एंजाइम की और नाम दिया था कुहेन ने, और जो सुमनर थे उन्होंने क्या किया? यूरिएज एंजाइम का क्या किया? क्रिस्टलीकरण किया मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक। तो विशिष्ट लक्षण अपने पास में अगर देखें, किसके? एंजाइम के गुण देखें या लक्षण देखें। लक्षण क्या है? लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं? सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। ऊपर ही ऊपर बात लिखी क्या? कि सभी एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? अपवाद देखे ना, अपवाद में मैंने बता दिया था ऊपर ऊपर, ठीक है। अपवाद कौन सा है? एक तो हमारे पास में राइबोजाइम है। कौन सा जाइम? राइबोजाइम एंजाइम है ना, राइबोजाइम है ना, वो किसका बना होता है? राइबोजाइम बना होता है आरएनए का।
आरएनए से बना क्या है, एंजाइम है, ठीक है। उसके बाद में एक होता है टीलोमरेज। टीलोमरेज एंजाइम है ना, वो किसका बना होता है, वो होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। आरएनए प्लस प्रोटीन का क्या बना होता है, वो बना होता है टीलोमरेज एंजाइम। ध्यान रखना टीलोमरेज एंजाइम, अगर टीलोमरेज एंजाइम बढ़ेगा ना तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर में क्या हो जाता है, टीलोमरेज एंजाइम बढ़ जाता है, ठीक है। ये कुछ बात था। उसके बाद में हमारे पास में क्या होते हैं, एंजाइम किसकी तरह कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह। उत्प्रेरक कैसे, क्योंकि ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित यानी साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते, लेकिन उसकी दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, ठीक है। ये एंजाइम का कार्य है, तो ये जैव उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया की दर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अभिक्रिया रिएक्शन रेट को, अभिक्रिया रेट को क्या कर देते हैं, ग्रो करवा देते हैं, बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। और क्या करेंगे, अभिक्रिया दर को बढ़ाएंगे तो सक्रियण जो ऊर्जा है, अब सक्रियण ऊर्जा क्या है मैं भी बताऊंगा, वैसे तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, लेकिन सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, घटाकर अभिक्रिया की रेट को बढ़ा देता है। इस प्रकार जैव उत्प्रेरक कार्य करता है, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा को ही बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, नया यहाँ पे लगाते हैं पॉइंट, और वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा, ठीक। और सक्रियण ऊर्जा क्या है, अगर हमारे पास में A प्लस बी ये क्या है, उत्प्रेरक है, तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में, C प्लस डी, और ये क्या है, उत्पाद या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में होगा। तो इसको जो न्यूनतम ऊर्जा होगी, न्यूनतम ऊर्जा चाहेगी इसको कन्वर्ट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, या उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ये क्या है, न्यूनतम जो इससे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है, उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा समझ में नहीं आया, समझाता हूँ, ठीक है। इसको ग्राफ से समझते हैं। यानी सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा, अगर इसको थ्योरी के रूप में लिखें तो क्या होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो क्या अभिकारक से, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक है, उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक है, के लिए क्या आवश्यक है, आवश्यक है, ठीक। वो क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है। तो अपन देखते हैं, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल। तो अपन देखते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इधर देख ले, बिल्कुल। अब हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एनर्जी, ऊर्जा, इधर ऊर्जा है, और इधर हमारे पास में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिएक्शन यानी अभिक्रिया हो रही है। तो अब हमारे पास में ये क्या है, E1 रिएक्टेंट है, अभिकारक है। तो अभिकारक में क्या होगा, पहले क्या था, पहले अभिकारक से उत्पाद में कैसे कन्वर्ट हो रहा था, ऐसे जाके ये बना दिया उत्पाद। क्या बना रहा है, उत्पाद। उसके बाद में जैसे अपने पास में एंजाइम मिलाएंगे ना इसमें, तो ये क्या होगा, एंजाइम में ऐसे चला जाएगा, ठीक है, एंजाइम में ऐसे जाएगा। तो ये देखो, ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा, क्या है, सक्रियण ऊर्जा। और हाँ ये चला गया इधर, ठीक। किसकी उपस्थिति में, उपस्थिति नहीं है यहाँ पे, एंजाइम जब अब्सेंट है तब,
एबसेंट है तब, अनुपस्थित है तब। लेकिन जब इसमें एंजाइम मिलाएंगे तो सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सक्रियण ऊर्जा घट जाएगी, जल्दी प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, एंजाइम क्या है इसमें प्रेजेंट है, एंजाइम क्या है प्रेजेंट। तो किसकी तरह कार्य करेगा, सक्रियण ऊर्जा को घटा रहा है कि नहीं घटा रहा, और यहाँ पे प्रोडक्ट पा रहा है। पहले देखो जब एंजाइम नहीं था ना तब तो इसको एनर्जी इतनी चाहिए थी इसमें बदलने के लिए, लेकिन अब इसकी एनर्जी को कम हो गया, एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, यहाँ से जो लेकर यहाँ तक जो एनर्जी है वह सक्रियण ऊर्जा है किसकी, एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे अभिकारक की ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, और उत्पाद की ऊर्जा कम है। यहाँ पे क्या है, ऊर्जा ये है, ऊर्जा है तो ये ऊपर है, ये प्रोडक्ट इससे थोड़ा नीचे है, मतलब यानी अभिकारक, एक मिनट, अभिकारक की जो ऊर्जा है ना यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है किससे, उत्पाद की ऊर्जा से, उत्पाद की ऊर्जा से। ठीक, समझ में आ गया होगा, देख सकते हो, एक बार देख लो। ठीक, ये ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया। तो एक जो यहाँ पे एक जो बात लिखें वो क्या है कि एंजाइम अभिक्रिया में स्वयं प्रयुक्त नहीं होती। एंजाइम क्या है, एंजाइम रिएक्शन में स्वयं प्रयुक्त नहीं होते। ये तो किसकी तरह कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, स्वयं प्रयुक्त नहीं, यानी से अपरिवर्तित रहते हैं, खुद क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। लेकिन एंजाइम अभिक्रिया की साम्यावस्था को भी प्रभावित नहीं करता, ये भी ध्यान रखना है। एंजाइम क्या नहीं करता, एंजाइम रिएक्शन की क्या, इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता। कौन नहीं करता, एंजाइम। ये एंजाइम के कुछ विशिष्ट लक्षण हो गए। ठीक है, एंजाइम के कुछ विशिष्ट लक्षण हो गए। एंजाइम के जो अपन देखते हैं, पहले पढ़ने लायक है, अब अपन देखते हैं एंजाइम का जो मेन पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक। तो एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अब जो न्यू है वो है एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो एंजाइम को प्रभावित करेगा पीएच, फिर एक करेगा तापमान। दोनों से क्वेश्चन बनते तो सारे से हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में एक हमारे पास में है सांद्रता, सांद्रता से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। और एक जो हमारे पास में है वो है संदमक, और संदमक को बोलते हैं इनहिबिटर। क्या इंग्लिश में है, इनहिबिटर, सही, इनहिबिटर होता है। ठीक, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो है पीएच है, तापमान है, सांद्रता है, और संदमन यानी इनहिबिटर का प्रभाव से एंजाइम कैसे प्रभावित होगा, ये इनको अपन देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है पीएच और तापमान से कैसे प्रभावित होता है कौन, एंजाइम, पीएच व तापमान से। ठीक, ठीक है मेरे दोस्त, क्या ये अपन देखते हैं ग्राफ है, ये है एंजाइम की क्रिया, इधर क्या है, एंजाइम की क्रिया। इस अक्ष पे ले रहे हैं एंजाइम की क्रिया, और इस अक्ष पर लेते हैं क्या, पीएच या टेम्परेचर। दोनों का सेम इफेक्ट रहेगा। ठीक है, सेम इफेक्ट रहेगा। तो हमारे पास में क्या होगा, बढ़ाएंगे क्या, पीएच बढ़ाएंगे, और एक पॉइंट पर क्या होगा, सर्वाधिक होगा। एक पॉइंट पर इनका प्रभाव क्या होगा, सर्वाधिक होगा। क्या होगा, प्रभाव इनका सर्वाधिक होगा। और फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो इस पर सर्वाधिक, ये ध्यान रखना, क्या एंजाइम की क्रिया पर पीएच और तापमान का सर्वाधिक प्रभाव होता है, उसे क्या बोलते हैं, इष्टतम तापमान बोलते हैं, या पीएच, इष्टतम पीएच या इष्टतम
तापमान बोलते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है तापमान का, यानी वह मान या pH का वह मान जिस पर एंजाइम की क्रिया क्या होती है? अधिकतम हो, उसे बोलते हैं अनुकूलतम अनुकूलतम तापमान या pH। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑप्टिमम या इष्टतम ताप या pH। किस पॉइंट को बोल रहे हैं? इस पॉइंट को बोल रहे हैं क्या? अनुकूलतम तापमान, ऑप्टिमम और इष्टतम तापमान या pH इसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास में ये तो हो गया pH, समझ में आ गया। क्वेश्चन यही बनता है कि सर्वाधिक एंजाइम की क्रिया पर pH या टेम्परेचर का सर्वाधिक जो पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर्वाधिक जो इफेक्ट पड़ता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम या इष्टतम तापमान बोलते हैं। ठीक है, उस ताप को क्या बोलते हैं? इष्टतम तापमान बोलते हैं। ठीक, और अब हमारे पास में एक जो सेकंड है वो है सांद्रता का प्रभाव। देखते हैं, थर्ड है या जो भी है वो है सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव, और सांद्रता का प्रभाव कैसे पड़ेगा ये देखते हैं। सांद्रता का प्रभाव कैसे पड़ेगा? एंजाइम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, एंजाइम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। तो ये क्या है? एंजाइम है, एंजाइम जिसे क्या कर सकता हूँ? इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? एंजाइम। और ये क्या है? रिएक्टेंट जिसे बोलते हैं अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। एंजाइम का वह स्थल जहाँ पर अभिकारक आकर जुड़ता है उसे बोलते हैं क्या? सक्रिय स्थल। क्या बोलते हैं? सक्रिय स्थल। क्या बोल रहे हैं बेटा? सक्रिय स्थल, या इसे बोलते हैं उत्प्रेरण स्थल। ठीक, उत्प्रेरण स्थल बोल रहे हैं इसको। तो क्या सक्रियण स्थल क्या होता है? उत्प्रेरण स्थल क्या होता है? एंजाइम पर वह भाग जहाँ पर अभिकारक आकर जुड़ता है, सक्रियण स्थल होता है। तो अब इसको समझने के लिए क्या अपन पढ़ेंगे? इसकी काइनेटिक्स, एंजाइम की गति की। एंजाइम की क्या पढ़ रहे हैं? गति की पढ़ेंगे। एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम की काइनेटिक्स। और एंजाइम काइनेटिक्स कैसे? ये क्या है? एंजाइम है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंजाइम को सबस्ट्रेट का मतलब अभिकारक। एंजाइम को किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? इसे। सबस्ट्रेट को किसे कर रहा हूँ? एस से। ये क्या? एंजाइम है ना। और ये क्या? सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? अभिकारक। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? अभिकारक। और अपन ने देखा नहीं, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक होती है अनुत्क्रमणीय, यानी रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल। तो यहाँ पे कौन सी हो रही है? उत्क्रमणीय। और उत्क्रमणीय का मतलब जो दोनों दिशाओं में हो सकती है। तो ये बनाएगी क्या? ES कॉम्प्लेक्स, यानी सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा किसे? एंजाइम से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ES कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ क्या है? संकुल। ES संकुल क्या बना रहा है? ES संकुल बना रहा है ये। ठीक, ES संकुल। यहाँ से आगे हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया होगी? वो होगी अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय यानी इनरिवर्सिबल, यानी एक ही दिशा में होगी, वापिस से ये अब नहीं बनाएगा, यानी एंजाइम बन जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। ठीक, और एंजाइम बन जाएगा। तो ये दोनों मिलकर वापस कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकती, लेकिन हमारे पास में सबस्ट्रेट और एंजाइम, सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है ना वो टूट के एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बना सकता है। ठीक है, ये समझ में आया इतना? ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं यहाँ पे सांद्रता का प्रभाव, ये अपन ने देखा। ठीक, ये अपन ने देखा, इधर देख ली, इसकी काइनेटिक्स देख ली। तो अब हमारे पास में ये देखा ना, इसमें क्या होगा? इसका अगर ग्राफ से समझे ना तो ग्राफ ऐसे होगा कुछ। इसका ग्राफ क्या होगा? ऐसा होगा कुछ इसका। इधर क्या लेते हैं? वो लेते हैं अभिक्रिया की दर, रिएक्शन रेट लेते हैं। और अब हमारे पास में इधर क्या ले रहे हैं? वो ले रहे हैं अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की क्या? कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता, है ना।
अभिकारक की सांद्रता ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं रिएक्शन रेट। तो ये बढ़ेगा कुछ इस प्रकार से, ये ग्राफ बनेगा अपने पास में, कुछ इस प्रकार से ये क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। मतलब समझ में क्या आया कि अगर हमारे पास में क्या होगा, प्रोडक्ट ये है अभिकारक, अभिकारक की मात्रा क्या होगी, यानी निश्चित होगी, तो ये निश्चित जुड़ेगा। लेकिन हमारे पास में अगर इसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगी, अभिकारक यानी एंजाइम पर अभिकारक जुड़ने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। तो अभिकारक के अपन कितनी भी सांद्रता बढ़ाए उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। ठीक, तो इस वैल्यू को बोलते हैं वी मैक्स, वी मैक्स यहाँ पर। ठीक है, इस अक्ष पर क्या बोलते हैं, वी मैक्स। और हमारे पास में क्या होगा, इसकी अधिकतम मान का आधा, वी मैक्स का, वी मैक्स बाई 2 यानी अधिकतम मान का आधा को बोलते हैं के एम, के एम। और ये क्या है, यह है कांस्टेंट, एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है। ये समझ में आ गई क्या, ग्राफ यहाँ से उठाया है अपने को। अगर हमारे पास में अभिकारक ज़्यादा है ना, यानी अभिकारक पहले कितने हैं, जैसे इस पर जुड़ने हैं 50 जुड़ेंगे, तो पहले कितना है, मान लो 5 है, फिर अपन बढ़ाएंगे, 5 से बढ़ाएंगे 20 बढ़ा दिए, 30 बढ़ा दिए, लेकिन संख्या कितनी है, 50 ही जुड़ सकते हैं। मान ले स्थल कितना है, सक्रिय स्थल के लिए 50 अभिकारक जुड़ने के लिए क्या है, स्थान है। तो ये क्या होगा, 50 हो गए। तो अब अपन आगे बढ़ाएंगे, इसको चाहे 100 कर देंगे तो ये जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट रेखा प्राप्त होगी। यानी मतलब इस फिर रेट नहीं बढ़ेगी, पहले तो बढ़ेगी फिर रेट नहीं बढ़ेगी, ये है। ठीक, तो इसका जो आकार का साइज क्या है या आकार क्या है ग्राफ का, है आयताकार अति परवलय है, अति परवलय, परवलय आकार है किसका, इस ग्राफ का आकार क्या है, आयताकार अति परवलय। ठीक ठीक, अरे समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अब आप क्या करना है बेटा, चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते, आप देखते तो हो, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते हो, तो यार शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि अपने भी क्या हो, थोड़ा और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। जो अपने पास में आधुनिक उपकरण हैं इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो आप सपोर्ट करो यार, दोस्त के नाम पर ही कर दो, दोस्त के नाम पे क्या करो, सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को फ़ायदा हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ऐसा शायद यूट्यूब पे फर्स्ट टीचर होगा जो इतना डीप से पढ़ा रहा है, बाकी यूट्यूब पे डीप से नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो एक इक्वेशन हमारे पास में होती है v बराबर क्या, v बराबर क्या, वी मैक्स, और ये होती है सबस्ट्रेट की सांद्रता अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट की सांद्रता। इस जो इक्वेशन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइकल्स मेंटर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, माइकल्स मेंटर इक्वेशन। और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा का ऐसा ये फॉर्मूला पूछते हैं अपने को, ऐसा का ऐसा फॉर्मूला पूछते हैं। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसके फूल पत्ती सब कुछ लगाना है वो लगा लेना आज ही, स्टार विस्टार सब कुछ, यानी ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे v बराबर क्या है, v बराबर देखें तो अभिक्रिया की क्या है, रेट है, ये क्या है, रिएक्शन रेट है, रिएक्शन क्या है, रेट है v बराबर। उसके बाद में हमारे पास में v मैक्स क्या है, तो वो है अधिकतम क्या है, अभिक्रिया की दर, अधिकतम अभिक्रिया की क्या है, दर है, अधिकतम अभिक्रिया की क्या है, दर है। ठीक, उसमें एस क्या है, सबस्ट्रेट की सांद्रता है, और के एम क्या है, मिल्सन्स मेंटर जो कांस्टेंट है यानी नियतांक है। उसके बाद में के एम क्या है, के एम का मतलब होता है वी मैक्स बाई 2, यानी वह सांद्रता, यानी के एम क्या है, अभिकारक की वह सांद्रता है जिस पर एंजाइम के आधे सक्रिय स्थल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वो क्या होता है, के एम होता है। ठीक, अब हमारे पास में एंजाइम, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है नीट में, बहुत बार इसी क्वेश्चन पूछा है होलो एंजाइम के बारे में। तो होलो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम का दूसरा नाम है पूर्ण एंजाइम, पूर्ण एंजाइम। होलो एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, पूर्ण एंजाइम। और पूर्ण एंजाइम का ही क्या है, संयुक्त एंजाइम, यानी 3 नाम है इसके, संयुक्त एंजाइम है। तो एंजाइम बराबर क्या है, एंजाइम में क्या क्या है,
एंजाइम में बताया मैंने प्रोटीन तो होगी, क्या होगी, प्रोटीन तो हमारे पास में होगी और उसमें एक होगा गैर प्रोटीनीय समूह है, गैर प्रोटीन समूह भी होगा, यानी ग्रुप होगा, गैर प्रोटीन समूह होगा। गैर प्रोटीन समूह को बोलते हैं कोफैक्टर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज की स्थिति रहती है, तो ध्यान से देख लेना, आराम से पढ़ाऊंगा इसको। क्या, कोफैक्टर यानी इसे बोलते हैं सहकारक। कोफैक्टर और प्रोटीन वाले, ये है प्रोटीन वाला भाग। सहकारक क्या है, सहकारक क्यों, कोफैक्टर क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये क्या करता है, उत्प्रेरण क्रिया के लिए आवश्यक है। किसके लिए है, उत्प्रेरण क्रिया के लिए आवश्यक, उत्प्रेरण क्रिया के लिए क्या है आवश्यक, उत्प्रेरण क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, कोफैक्टर उत्प्रेरण क्रिया के लिए क्या है आवश्यक है। और जो अपने पास में जो प्रोटीनीय भाग है, इस प्रोटीनीय भाग को क्या बोल रहे हैं, गैर प्रोटीनीय समूह को तो बोलते हैं कोफैक्टर, और जो प्रोटीन जो समूह प्रोटीनीय भाग है उसको क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं अपन एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। ये क्या है, प्रोटीनीय भाग है, ठीक है। एंजाइम बराबर क्या, एंजाइम बराबर अपने पास में देखा, एंजाइम में क्या होता है, प्रोटीन होता है और एक होता है गैर प्रोटीन समूह है। जो प्रोटीन होता है उसे बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो गैर प्रोटीन समूह होता है उसको क्या बोल रहे हैं, कोफैक्टर या सहकारण और सहकारक है। और सहकारक क्या क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये क्या करता है, उत्प्रेरण क्रिया के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। ठीक, तो अब हमारे पास में कोफैक्टर देख लेते हैं, कोफैक्टर देख लेते हैं। कोफैक्टर, ठीक, कोफैक्टर को क्या बोल रहे हैं, सहकारक, ठीक, क्या बोल रहे हैं, सहकारक। और सहकारक क्या है, गैर प्रोटीनीय भाग है, ठीक। कोफैक्टर कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं। कोफैक्टर कितने टाइप का होता है, 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो एक होता है इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक समूह। एक होता है हमारे पास में कोएंजाइम को क्या बोल रहे हैं, सहएंजाइम, क्या बोल रहे हैं, कोएंजाइम को हिंदी में बोलते हैं सहएंजाइम। क्या बोल रहे हैं, सहएंजाइम। कोएंजाइम को बोल रहे हैं हिंदी में सहएंजाइम। और एक हमारे पास में क्या होती है, मेटल आयन। किसमें, कोफैक्टर में क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, कोएंजाइम और मेटल आयन पाए जाते हैं, ठीक है। कोफैक्टर क्या है, गैर प्रोटीनीय समूह है, यानी नॉन प्रोटीन ग्रुप है, ठीक। तो प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है, तो प्रोस्थेटिक समूह होता है वो ये होता है, ये गैर प्रोटीनीय वह भाग है जो किससे एपो एंजाइम किसे बोल रहे हैं, ये देख लो, एपो एंजाइम प्रोटीनीय, जो प्रोटीन युक्त भाग है उसे क्या बोल रहे हैं, एपो एंजाइम। यानी एपो एंजाइम से क्या होता है, दृढ़ता से जुड़ा रहता है, दृढ़ता या मजबूती से क्या होता है, जुड़ा रहता है, मजबूती से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, मजबूती से क्या होता है, जुड़ा रहता है। उसे क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, वो है हीम समूह, हीम ग्रुप, हीम समूह। और हीम समूह में कौन कौन से आते हैं, पर ऑक्सीडेज और केटालेज, ठीक। उसके बाद में हमारे पास में कोएंजाइम, हमारे पास में क्या, कोएंजाइम या सहएंजाइम क्या होता है, ये गैर प्रोटीनीय वह भाग जो किससे, एपो एंजाइम से, गैर प्रोटीनीय वह भाग जो एपो एंजाइम से शिथिलता से बंधा होता है, यानी ढीला, शिथिलता का मतलब होता है ढीला, या अस्थायी रूप से क्या होता है, अस्थायी रूप से क्या बंधा हो, अस्थायी रूप से जुड़ा हो या बंधा हो, क्या कहलाता है, कोएंजाइम। और इसके जो एग्जाम्पल देखते हैं, और इसके जो एग्जाम्पल है वो है TPP, NAD और FAD। ये किसका है, TPP हम पर देखते हैं विटामिन B1 का नाम है, B3 को बोलते हैं NAD,
B3 को क्या बोल रहे हैं, NAD, और हमारे पास में FAD को बोलते हैं B2। ठीक, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, एक है को एंजाइम। हमारे पास में अधिकांश को एंजाइम किसका निर्माण करते हैं, अधिकांश जो को एंजाइम है ना वो किसका निर्माण करते हैं, विटामिन B3 का। अधिकांश को एंजाइम किसका निर्माण करेंगे, विटामिन B3 का निर्माण करते हैं। विटामिन B3 का वैसे नाम क्या है इसका, नियासिन, नियासिन भी बोलते हैं। विटामिन B3 को नियासिन भी बोल रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, मेटालाइन। लास्ट कौन सा बच्चा मेटालाइन, इधर देख लेंगे, है जगह दे रहा है दिखाई, बिल्कुल, तो इसे बोलते हैं मेटालाइन। और मेटल आयन में भी, मेटल आयन कितने, जिंक। ठीक, जिंक में हमारे पास में देखते हैं, जिंक आयन में टोटल 5 है, तो 5 में पहले देख लेते हैं कि क्या पता इधर आए नहीं, तो क्या किस में पाई जाती है जिंक, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास में एक पाया जाता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में पाया जाता है। एक पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट में, हाइड्रेट नहीं हाइड्रेज में, किसमें पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। उसके बाद में हमारे पास में ये तो क्या पाई जा रही है, इनमें क्या पाई जा रही है, जिंक धातु पाई जा रही है। किनमें, इन एंजाइम में जिंक धातु पाई जा रही है। एक हमारे पास में क्या, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम जो धातु है वो किस में पाई जाती है, मोलिब्डेनम पाई जाएगी नाइट्रोजिनेज एंजाइम में पाई जाएगी मोलिब्डेनम। एक हमारे पास में क्या, निकल, एक कौन सी आ रही है, इसी से है मेटालाइन में क्या, निकल। और निकल किन में पाई जाएगी, वो पाई जाएगी यूरिएज एंजाइम में। किस में, निकल पाई जाएगी यूरिएज एंजाइम में, यूरिएज एंजाइम में। ये इनके एग्जाम्पल हैं जिनमें निकल पाई जा रही है। क्वेश्चन आता है कि यूरिएज एंजाइम में कौन सी धातु पाई जाती है, नाइट्रोजिनेज में कौन सी पाई जाती है, और ये जिंक वाले तो आप इस पर फूल पत्ती जो भी लगाना चाहो वो लगा लेना, स्टार विस्टार सब कुछ। यानी एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में और हमारे पास में कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या पाई जाती है, जिंक पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में मोलिब्डेनम हो गया, दो और रह गई, तो दो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं आगे। एक हमारे पास में क्या, मैग्नीशियम धातु। कौन कौन से एंजाइम में पाई जाती है मैग्नीशियम धातु, इसी में पढ़ रहे हैं मेटालाइन में। मैग्नीशियम धातु कौन कौन से में पाई जाती है, DNA पॉलीमरेज में। और एक हमारे पास में पाई जाएगी काइनेज में, काइनेज एंजाइम में भी पाई जाएगी। और हमारे पास में जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को जो एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम में भी क्या पाई जाएगी, रुबिस्को या पेपकेज एंजाइम में भी क्या पाई जाएगी, मैग्नीशियम धातु पाई जाएगी। पेपकेज एंजाइम में भी क्या पाई जाएगी, मैग्नीशियम धातु पाई जाएगी। एक हमारे पास में कॉपर जो धातु है कौन से एंजाइम में पाई जाएगी, कॉपर जो धातु है वो पाई जाएगी टायरोसिन एंजाइम में। और हमारे पास में एक आते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में पाई जाएगी। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में पाई जाएगी कौन सी धातु, कॉपर धातु। तो अपन ने आज सिंपली क्या पढ़ा, होलो एंजाइम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन। एक एंजाइम में क्या पाया जाता है, प्रोटीनीय भाग और गैर प्रोटीनीय भाग। तो प्रोटीनीय भाग को बोल रहे हैं अपन एपो एंजाइम। क्वेश्चन आता है एपो एंजाइम क्या है, तो प्रोटीनीय भाग है। और गैर प्रोटीनीय भाग को बोलते हैं कोफैक्टरी, जिसे बोलते हैं हिंदी में सहकारक। ठीक है, कोफैक्टरी से अपने पास में देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, इनमें कोएंजाइम होते हैं और मेटल साइन। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में अपन देखा और जो कोएंजाइम ये देखा, मेटल आयन में देखा, जिंक वाला देखा, मोलिब्डेनम, निकल, और हमारे पास में क्या ये देख लिया मैग्नीशियम, और हमारे पास में कॉपर। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा, और कल अपन देखते हैं एंजाइम का वर्गीकरण। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी एंजाइम का क्लासिफिकेशन देख लेंगे, और फिर एक या दो क्लास और लगेगी, फिर एंजाइम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो आप पढ़ते रहना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, अपने दोस्तों तक भेजते रहना। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पीछे की वीडियो देखें, बार बार देखें। एक बार से समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखें। और
अगर आप शुरू से क्लास लेते हो ना फर्स्ट क्लास में, तब आपको समझने के चांसेस क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। इसी के साथ आज के लिए बेटा इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।